Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the sample question paper for term 1 for class 10th IT 402. There are some general instructions to be noted. सबसे पहले maximum time allowed आपको 1 hour है और marks हैं आपके 25, जिसमें आपका question paper 3 sections में divided है, section A, section B and section C. सेक्शन ए के जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से रहेंगे, दैट इज़ पार्ट ए ऑफ योर बुक, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. सेक्शन बी में आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 20 फ्रॉम द पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, एंड उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 15. सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में ही रहेंगे, दीज आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. 7 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें से अटेम्प्ट करने हैं 5. सो टोटल क्वेश्चंस 25 एंड 1 मार्क ईच क्वेश्चन. आते हैं हम सेक्शन ए पे. क्वेश्चन नंबर 1. Dash feedback is the specific information in the form of written comments or the verbal conversations that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve. कौन सा ऐसा फीडबैक होता है जो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स पर्टिकुलर उस पॉइंट पे देता है, अलॉन्ग विद दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. या तो वो रिटन कमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है या वो ओरल कन्वर्सेशन की फॉर्म में हो सकता है, जिससे कि लर्नर समझता है कि उसे क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव. तो ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जनरल और साइन. साइन तो हो नहीं सकता बिकॉज साइन का कोई फीडबैक टाइप नहीं होता है. जनरल होता है नॉर्मल, हम किसी को फीडबैक देते हैं गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से. स्पेसिफिक होता है कि जैसे हम प्रॉपर बता रहे हैं कि लाइक योर टेस्ट इज़ देयर और आपने टीचर ने आपको फीडबैक दिया कि आपका इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपने बहुत अच्छा लिखा है या अच्छा नहीं लिखा है, तो वो स्पेसिफिक हो गया. और डिस्क्रिप्टिव हो गया जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि इसका क्या रीज़न था, किस वजह से ये ऐसा हुआ, अच्छा है तो कैसे अच्छा है, ऑल दोज थिंग्स. So the feedback in which the specific information is there in the form of written comments or the verbal conversations, the answer will be descriptive. The second question is, dash communication is the use of body language, gestures and the facial expressions. यहाँ पे देखिए बात आती है बॉडी लैंग्वेज की, गेस्चर्स की और फेशियल एक्सप्रेशंस की, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं दूसरों को. तो हमने इस चैप्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ा था कि वी हैव 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन. वर्बल हो गया जहाँ हम लिख के या बोल के अपनी बात को बता रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन की जब बात आती है तो वो आता है हमारा नॉन वर्बल में. तो इनमें से आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉन वर्बल. Third question says, Sonika gets up at 6 a.m. and goes for her hobby classes. Then she comes back home and finishes her homework before going to school. She does all her work by herself. No one tells her to do so. इसे हम क्या कहेंगे? अब दिस गर्ल सोनिका इज डूइंग ऑल हर वर्क बाय हरसेल्फ, कोई उसे बोल नहीं रहा है करने के लिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस आर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन. तो इस केस में देखिए सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? व्हेन वन पर्सन नोज अबाउट द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ. सेल्फ रेगुलेशन हो गया कंट्रोल करना अपनी फीलिंग्स, बिहेवियर, इमोशंस को. और सेल्फ मोटिवेशन हो गया कि आप खुद से एनकरेज कर रहे हैं अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए. तो यही चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछी गई है. सो द आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस. जब हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो जाती है, हमारे माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, तो वो किस टाइप का स्ट्रेस होता है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल. फिजिकल स्ट्रेस कैसा होता है? जब बॉडी में आपके कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, उस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल स्ट्रेस. इमोशनल स्ट्रेस ड्यू टू सम डीप इमोशंस लाइक सैडनेस, वो होता है इमोशनल स्ट्रेस. मेंटल स्ट्रेस जब हम किसी चीज़ को सोच के बार बार माइंड में लेके उस चीज़ के बारे में थॉट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मेंटल स्ट्रेस. और फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेटेड टू द मनी, अगर मनी की प्रॉब्लम है तो उस वजह से जो स्ट्रेस हुआ उसे हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस. तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज वहाँ पे हमारी जो इनर थॉट्स हैं कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सो दैट इज़ वाई द आंसर विल बी मेंटल स्ट्रेस. Next question is, a dash operating system is a computing environment that reacts to the input within a specific period of time. कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट का आउटपुट जो देता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में देता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो ऑप्शंस आर सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड.
सिंगल यूज़र तो क्या हुआ, एक सिस्टम है, इस पर एक यूज़र काम कर पा रहा है. मल्टी यूज़र, मोर देन वन यूज़र आर वर्किंग एट अ टाइम. रियल टाइम, देखिए नेम से ही पता लग रहा है कि सेम टाइम पे आपको आउटपुट भी दे रहे हैं. जैसे आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे आपको सेम टाइम पे सभी बच्चों के जो स्क्रीन्स होती हैं उनके ऊपर पेपर होता है, और जब आप सबमिट कर देते हैं उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स दे देता है लाइक थैंक यू फॉर सबमिटिंग, लाइक दैट. तो वो हमारे क्या हुए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन से होते हैं, जहाँ पे जो हमारा डेटा है जो है वो शेयर किया जाता है. कोई भी एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, बट वो नेटवर्किंग में होता है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमें रिएक्ट करके आंसर देता है, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस. कंप्यूटर को थ्रेट्स और वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए. शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, यूज एंटीवायरस, अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, और लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट. तो यहाँ पे देखिए हमें फ्रेंड्स के साथ पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहिए, किसी को भी अपना डिवाइस यूज़ करने नहीं देना चाहिए. यूज़ एंटीवायरस, यस, इससे हम कंप्यूटर के अंदर थ्रेट्स और वायरसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. और कोई भी कंप्यूटर हमें बिना कोई भी आईडी लॉग आउट करे नहीं छोड़ना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी यूज़ एंटीवायरस. Next we have section B. In this you have to give the answer of 15 questions out of the 20 questions. Each question carries 1 mark. So 7th question कहता है when you apply a dash you apply a group of formatting effects together in one single step. क्या अप्लाई करने पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एक साथ अप्लाई हो जाते हैं. फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. जैसे कि हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका हमने कलर चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, बोल्ड इटैलिक कर दिया. अब जिस टेक्स्ट पे हमने किया उस पर हमने एक एक करके किया, लेकिन हम ये चाहते हैं सारे काम इकट्ठे हो जाएं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट, स्टाइल, टेम्पलेट और फॉर्मेट. उसे हम बोलते हैं स्टाइल. दिस इज इन द यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड. नेक्स्ट इज विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट के अंदर आप सब टोटल ऑप्शन से क्या नहीं कर सकते. डेटा मेन्यू के अंदर आपका सब टोटल और कंसोलिडेट दोनों ऑप्शन होते हैं. तो सब टोटल के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं डेटा की. तो उसमें कौन सा फंक्शन नहीं लगा सकते, सम, प्रोडक्ट, एवरेज और परसेंटेज. सम, प्रोडक्ट और एवरेज हम उसमें कर सकते हैं, परसेंटेज नहीं कर सकते. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेस ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट. एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होती है या तो वो वर्टिकली प्लेस्ड है या वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक, एक चूजन एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग जो ग्राफिक हमारा मूव कर रहा है. ग्राफिक मतलब इमेज हो गई, वो पेज के अकॉर्डिंग हो सकती है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो सकती है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हो सकती है. तो जिस तरह से हमारी इमेज की प्लेसमेंट होती है वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग. दैट इज नोन एज अलाइनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is a model that you use to create other documents. टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन, कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट तो एक ऑपरेशन होता है. टेम्पलेट, डिज़ाइन या डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गई जो हम ओपन ऑफिस राइटर में बनाते हैं कोई भी पेज. वो कह रहा है कि क्या चीज़ एक मॉडल है जिसकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सैम्पल ही होता है जिससे हम दूसरे बनाते हैं. जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं या ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स आते हैं, उसमें कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं. तो आप उस टेक्स्ट और इमेज को रिमूव करके कोई और इमेज और टेक्स्ट डाल सकते हैं. तो एक तरह से वो सैम्पल हो गए. वो हमारे क्या होते हैं, टेम्पलेट्स. दे आर नोन एज टेम्पलेट्स, जिनकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं. Now the 11th question is dash styles in a text document affect the selected text within a paragraph such as font and size of the text, bold and italic format. तो कौन सा स्टाइल है जो फॉन्ट, साइज और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स को अफेक्ट करता है. तो इसका आंसर आपका रहेगा, द ऑप्शंस आर सेल, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ और कैरेक्टर. सो द आंसर हियर इज कैरेक्टर स्टाइल, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैरेक्टर से रिलेटेड है. 5 स्टाइल होते हैं हमारे पास, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड फ्रेम स्टाइल. नेक्स्ट इज टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया. जैसे ये हमारा वाइट पेज है, अगर हमें इस पूरे पेज पे जो भी हमारा बैकग्राउंड है, इस पूरे पेज पे हमें कोई ग्राफिक चाहिए हो, इमेज चाहिए हो वर्ड प्रोसेसर के अंदर, तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टाइल, स्ट्रेच,
पोजीशन या एरिया। तो पोजीशन और एरिया तो नहीं हो सकते क्योंकि ये ग्राफिक को लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास रह गए टाइल और स्ट्रेच, तो इनमें से होता है हमारा टाइल ऑप्शन। Now question number 13 is scenarios are a tool to test dash questions auto, what if, goal seek और drop down। तो सिनेरियोज बेसिकली होते हैं केसेस जो कि व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो द आंसर हियर इज व्हाट इफ। ऑटो कोई ऑप्शन नहीं होता और गोल सीक आपका होता है जब आपके पास आउटपुट होता है और आपको इनपुट चाहिए हो। एंड ड्रॉप डाउन एक नॉर्मल छोटा सा एरो होता है जिसको क्लिक करने पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो व्हाट इफ क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। मान लीजिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस ले लिया 200 और हमने टाइम ले लिया 2। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमारा यहाँ से स्पीड आ जाएगी 100। इन दिस केस इफ़ आई चेंज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और टाइम, अगर हम डिस्टेंस को कर देते हैं 400 या टाइम की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट रहेगा। इट मीन्स what will be my output if I change a particular input। So for that case we create the scenarios जो कि हमारे होते हैं cases और conditions। तो ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, what if questions को solve करने के लिए। नेक्स्ट आपका है डैश इज particularly useful when creating a watermark और when wrapping the image in the background in a document। कभी कभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क बना लेते हैं। वाटर मार्क का मतलब कोई भी टेक्स्ट जो आपके पूरे पेज पे डायगनली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जा रही है, जिससे हम एक तरह से अपने डेटा को थोड़ा सा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देने के लिए बना देते हैं। या फिर हम जब इमेज के साथ टेक्स्ट को रैप करते हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, फिल्टर्स, फिल और क्रोप। तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी टेक्स्ट है या जो हमारी इमेज है जिसको हम वाटर मार्क ले रहे हैं वो थोड़ी सी लाइट हो और जो हमारे पेज पे कंटेंट लिखे हुए हैं उसे कहीं ना कहीं कवर अप ना करे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट रेफर्स टू द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स in a worksheet and can be used to find the values of the data that you want the formula to calculate। तो इसके अंदर हम किसी सेल को या डिफरेंट रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि ऊपर से सेल को सिलेक्ट किया और नीचे तक लेके आ गए तो वो रेंज बन गई, जैसे A1 से लेके A5 तक। तो सेल या सेल की रेंज को एक वर्कशीट के अंदर जिसकी हेल्प से हम वैल्यू या डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला जिसके ऊपर लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रो, कॉलम, ऑटोसम या सेल रेफरेंस। मान लीजिए ये आपकी स्प्रेडशीट है, तो रोज तो बेसिकली क्या होगी, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिस, और कॉलम्स हमारे क्या हो गए, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो सेल एड्रेस या सेल का जो रेंज है उसे हम कहेंगे सेल रेफरेंस। हियर ई विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash totals are adds data arranged in an array that is group of cells with labels for columns and or rows, which step one must follow before using the subtotal option। so in this case ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक होना चाहिए, according to the options which are given, consolidate, filter data, rename data और subtotal। क्या कहता है कि कौन सी ऐसी फीचर है जिससे डेटा हमारा ऐड हो जाता है ग्रुप्स की फॉर्म में, जिसमें हमारे कॉलम्स और रोज के लेबल्स रहते हैं, मतलब उनकी हेडिंग रहती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा सब टोटल ऑप्शन। अभी हमने पढ़ा था ऊपर सब टोटल, कॉन्सोलिडेट में डेटा डिफरेंट शीट से कंबाइन होकर थर्ड शीट में आ जाता है, और जो आपका बाकी है सब टोटल ऑप्शन है वो डेटा को ग्रुप करता है अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द फील्ड्स और द कॉलम्स। द आंसर हियर विल बी सब टोटल। नेक्स्ट इज डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। कौन से हाइपरलिंक के अंदर पूरे के पूरी डेस्टिनेशन फाइल का पूरा एड्रेस आता है या फिर वेब पेज का एड्रेस आता है। जैसे इफ आई से www.amazon.com, तो ये पूरा एक वेबसाइट का एड्रेस है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो हाइपरलिंक्स होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। मिक्स्ड हमारे पास कोई हाइपरलिंक नहीं होता, मिक्स्ड रेफरेंसिंग में आता, और एड्रेस भी नहीं होता। तो हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं दैट आर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और जिसमें हमारा फुल एड्रेस आता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो जो है वो क्लास IT 402 की आपकी प्लेलिस्ट में है। यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट द हाइपरलिंक्स और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आई विल प्रोवाइड यू द डिस्क्रिप्शन, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। सो द आंसर हियर इज एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक।
गोल सीक का क्या काम है कि फाइंड आउट करना कि अगर हमारा एक पर्टिकुलर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा। तो गोल सीक के अंदर हम एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म होता है हमारा सॉल्वर। ऑप्शन है सब टोटल, सॉल्वर, सिनेरियो, कंसोलिडेट। तो इसकी इलेबोरेट फॉर्म होती है स्टूडेंट सॉल्वर। सॉल्वर में भी हम वही काम करते हैं कि हमें क्या है बेसिकली आउटपुट पता है और हम इनपुट निकाल रहे हैं। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज उसके अंदर आप लिमिटिंग कंडीशंस भी लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द आंसर हेयर विल बी सॉल्वर। Next is dash means combining data in a spreadsheet from different worksheets into master worksheet. अगर हमें बहुत सारी स्प्रेडशीट में से अलग अलग शीट्स में से डेटा को एक मास्टर वर्कशीट के अंदर कंबाइन करके लिखना है, लाना है, तो हम कौन सी फीचर का यूज़ करेंगे? हाइपरलिंक, लिंकिंग, कंसोलिडेटिंग या फिल्टर। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था सब टोटल एंड कंसोलिडेट, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट शीट से डेटा लेना है एक फाइनल शीट के अंदर, तो उसके लिए आपका ऑप्शन होगा कंसोलिडेटिंग। Okay, this is again in the data menu. Next we have is a dash link will stop working only if the target is moved, while dash link will stop working only if the start and target locations change relative to each other. अगर टारगेट जो मान लीजिए एक वेबसाइट है, अगर वो पूरी की पूरी अपनी लोकेशन से कहीं और शिफ्ट हो जाती है या उसके विद जो लिंक है वो अब वर्क नहीं कर रहा, तो कौन सा लिंक जो है वो स्टॉप कर जाएगा? अभी हमने पढ़ा था जो पूरा एड्रेस होता है वो कौन सा लिंक होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। और कौन सा लिंक जो है वो तब स्टॉप होगा अगर उसकी स्टार्ट और टारगेट लोकेशन को चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, मैंने इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक किया हुआ है कि फर्स्ट के अंदर क्लिक करूँ तो सेकंड पे पहुँच जाऊँ, सेकंड पे क्लिक करूँ तो फर्स्ट पे पहुँच जाऊँ। अगर हमने पूरे फोल्डर को डेस्कटॉप पे, मान लीजिए ये फोल्डर है, पूरे फोल्डर को वहाँ से हटा के किसी ड्राइव में डाल दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों फाइल्स अभी भी फोल्डर में है और आपस में लिंक है। लेकिन अगर आप ये करो कि एक फ़ाइल को दूसरे प्लेस पे डाल दो और इस दूसरी फ़ाइल को किसी और ड्राइव में डाल दो, तो इस केस में जो इनका लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। और ये दोनों आपस में किस लिंक से कनेक्टेड है? रिलेटिव लिंक से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा होगा एब्सोल्यूट और सेकंड का आंसर होगा हमारा रिलेटिव लिंक। सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। एब्सोल्यूट फिक्स नहीं हो सकता, रिलेटिव एब्सोल्यूट, पहला रिलेटिव नहीं हो सकता, परमानेंट एब्सोल्यूट भी नहीं हो सकता, आंसर विल बी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज। तो डेटाबेस क्या होते हैं? डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ की हो सकती है, स्टूडेंट्स की हो सकती है, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड, क्लाइंट, बैक एंड या मॉडल। तो मॉडल तो एक तरह से सैम्पल हो गया, लेकिन वो टैम्पलेट को बोला जाता है। क्लाइंट हो गए वो कंप्यूटर्स जो सर्वर से रिक्वेस्ट लेते हैं, मतलब देते हैं उसे और उससे इंफॉर्मेशन को लेते हैं। फ्रंट एंड हो गया जो मेन लैंग्वेज सामने काम कर रही है, और बैक एंड हो गया जो बैक साइड में काम कर रहा है, आगे नहीं दिख रहा। तो सर्वर बेसिकली क्या होते हैं? जहाँ पे किसी भी कंटेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। और डेटाबेस सर्वर के अंदर डेटा हमारा बेसिकली टेबल की फॉर्म में होता है, बहुत सारा डेटा। तो ये बैक एंड पे काम करता है। जैसे पाइथन और आपका एसक्यूएल रहता है, तो फ्रंट एंड पे आपका पाइथन काम करता है और माई एसक्यूएल आपका बैक एंड में काम करता है, उन दोनों की कनेक्टिविटी हम कर पाते हैं। तो ये आपके होते हैं बैक एंड। जैसे ऑफिस में भी होता है, फ्रंट एंड पे कौन होता है? रिसेप्शनिस्ट होती है, और बैक एंड पे सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन शो नहीं होता आगे, ठीक है। इसी तरह से जो डेटाबेस सर्वर्स हैं वो बैक एंड का काम करते हैं। इसके बाद आता है अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश। ये जो हमारा टेबल है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं? दीज ऑल आर नोन एज रोज। और वर्टिकल क्या होती हैं? हमारे कॉलम्स, यानी कि टॉप टू डाउन हमारे कॉलम्स होते हैं और लेफ्ट टू राइट हमारी होती हैं रोज। सो द आंसर हेयर विल बी कॉलम्स एंड रोज। रोज एंड टेबल्स नहीं हो सकता, रोज एंड कॉलम्स नहीं हो सकता, और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट इज डैश इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट एंड सेल प्रोटेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, साथ में सेल प्रोटेक्शन। अब देखिए अगर ये सेल प्रोटेक्शन नहीं होता, बाकी सब होता, तो बॉर्डर, बैकग्राउंड ये सब हमारे पेज के भी होते हैं, फॉन्ट हमारे पैराग्राफ के भी होते हैं,
तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनता वो आपका पेज बन सकता था, लेकिन यहाँ पे सेल प्रोटेक्शन आ गया तो हम सेल से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेल स्टाइल। नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट द शीट टैब्स आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। शीट टैब स्प्रेडशीट के कहाँ होते हैं, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में या राइट में। तो जो हमारे शीट टैब्स होते हैं वो स्प्रेडशीट के बिल्कुल नीचे होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 3 टैब्स होते हैं स्प्रेडशीट के। एक स्प्रेडशीट में 3 वर्कशीट्स होती हैं और पूरी की पूरी को हम वर्कबुक कहते हैं। तो कहाँ होते हैं, बिल्कुल बॉटम में, नीचे। नेक्स्ट इज द सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 टू F15। अगर आपको B2 से F15 को सेल रेफरेंस को सेलेक्ट करना है तो आपका सेल रेफरेंस क्या होगा। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर सेल से एंड रेंज तक सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस है वो कॉलन साइन से स्पेसिफाई होता है, B2 डॉट F15, B2 कॉलन, B2 कॉलन, B2 सेमी कॉलन, B2 कॉलन और B2 हाइफन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज B2 to F15 कॉलन साइन। ठीक है। Now we have question 26 dash controls how graphics are stacked upon each other or relative to the text। कैसे जितने भी इमेजेस हैं वो एक के ऊपर एक कैसे रखी गई हैं और कैसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखी गई हैं। सो द ऑप्शंस हियर आर अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और रैपिंग। तो इस तरह से जब अरेंज की जाती है तो उसे हम कहते हैं अरेंजमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट फॉर देयर एलुमनी स्टूडेंट्स। For this purpose, university wants to send the invite to all the students with their different addresses। तो वर्ड प्रोसेसर की कौन सी फीचर को वो यूज़ करेंगे ताकि वो सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस को सेंड कर सके विदाउट टाइपिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मेल मर्ज, टैबलेट्स, ईमेल या डेटा सोर्स। तो ईमेल तो नॉर्मल मैसेज होता है, तो उसमें उसके अंदर हम इनवाइट सबको सेंड नहीं कर पाते, एड्रेस लिस्ट नहीं होती हमारे पास। इसमें चाहिए वैसे भी आपकी ईमेल आईडी होती है। डेटा सोर्स एड्रेस लिस्ट होती है, टैम्पलेट सैम्पल्स हो गए, तो यहाँ पे हमारी कौन सी फीचर रहेगी, मेल मर्ज। नेक्स्ट इज प्रिशा इज अ बुक एडिटर, शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक। विच फीचर शुड शी यूज टू मेक द टास्क ईजी। उसे सारे पैराग्राफ के इंडेंटेशन चेंज करनी है और सबके टाइटल्स के फॉन्ट को चेंज करना है। क्या यूज़ कर सकती है इसके लिए, स्टाइल्स, टेबल ऑफ कंटेंट, टैबलेट्स या कंसोलिडेटिंग। तो ऑफ कोर्स आवर आंसर विल बी स्टाइल्स, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेल्प से क्या बनता है, इंडेक्स बनता है। टैम्पलेट्स की हेल्प से सैम्पल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और कंसोलिडेटिंग की हेल्प से हम ग्रुप्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज गौरव हैज़ इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज। गौरव ने एक डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट किया लेकिन उसमें कुछ अनवांटेड एरिया है जो कि नहीं होना चाहिए। तो वर्ड प्रोसेसर के कौन से ऑप्शन को यूज़ करेगा ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, क्लिप आर्ट, क्रॉप, कट या कंट्रास्ट। अगर कट करेगा तो पूरी पिक्चर वहाँ से रिमूव हो जाएगी, सिर्फ उसे थोड़ा सा पार्ट को कट करना है। क्लिप आर्ट पिक्चर ऐड करने के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा क्रॉप। और कंट्रास्ट होता है वो इमेज का एक फिल्टर रहता है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज क्रॉप। नेक्स्ट इज हेमा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी यूज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स in a spreadsheet on everyday basis. There are a number of steps which she needs to follow every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the steps? She is a girl who maintains the accounts. बहुत सारे काम उसे करने पड़ते हैं, तो ये काम वो हर काम को बार बार रिपीट किए बिना कैसे कर सकती है। रिकॉर्ड द चेंजेस, गोल सीक, ट्रैक चेंजेस और यूजिंग मैक्रोस। तो अगर हमें कोई भी काम रिपीट नहीं कराना होता तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं, उनके मैक्रो बना देते हैं। और मैक्रो बनाने से हम उसी काम को बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार हमें उसका कोड नहीं लिखना पड़ता। नेक्स्ट इज राज हैज़ क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज़ एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। ही वांट एवरी एम्प्लॉयर टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड। He would also like to know the changes done by his employees, which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees। अब देयर इज़ अ पर्सन राज उसने एक शीट लिया और उसमें अपने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन डाली है, लेकिन वो ये चाहता है कि अगर किसी की भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो वो अपडेट करें और जो भी चेंजेस हों उसे भी दिखाई दें। तो कौन सी फीचर है जिससे दूसरों ने जो चेंजेस किए वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मैक्रो, चेंज वर्कशीट, लिंक वर्कबुक और ट्रैक चेंजेस। यस, द करेक्ट आंसर इज ट्रैक द चेंजेस। The next question is Akshat wants to store a huge amount of information about his firm in a database। अक्षत अपने स्टोर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक डेटाबेस में स्टोर करना चाहता है,
तो उसको इसके लिए कौन सी टेबल ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगी? रिलेशनल, जिसमें टेबल्स में होता है डेटा, फ्लैट फाइल लाइक MS एक्सेल, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल, और हायरार्किकल। तो हायरार्किकल तो कोई होता नहीं है, तो इसमें वो रिलेशनल और फ्लैट फाइल में से कोई भी एक यूज़ कर सकता है, दोनों उसकी काम करेंगी। The next question is, Sunita is making a project in the spreadsheets. Her friend has told her how to rename a spreadsheet as it will help her identify the worksheet data easily. She was very excited and told the same to her brother. उसके ब्रदर ने इसी तरह से जो स्प्रेडशीट है उसके नेम को चेंज किया। तो वर्कशीट को रीनेम करने के कितने मेथड हो सकते हैं? वर्कशीट को रीनेम करने के आपके 3 मेथड होते हैं। जैसे ये अगर आपकी वर्कबुक है तो यहाँ पे आपका आएगा शीट 1, देन शीट 2 एंड आपका शीट 3। तो अगर आप किसी वर्कशीट को रीनेम करना चाहते हैं, या तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से नेम चेंज हो जाएगा, या आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शंस आ जाएगा रीनेम शीट का, या फिर आप थर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हैं, ऑल्ट जो आपकी शॉर्टकट की होती है ALT, उसे प्रेस करेंगे, साथ में उस शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो जो भी उस पर नेम होगा वो सेलेक्ट हो जाता है। उसे हटा के आप कोई भी दूसरा नेम डाल सकते हैं। सो किसी भी शीट को रीनेम करने के हमारे पास टोटल मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स 3। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द सैम्पल पेपर क्वेश्चन दैट इज फॉर टर्म 1। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। कोई भी आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।